लेकर भी सबसे पहला सवाल, पारस लिस्टिंग के बाद लेना चाहिए? डिपेंड मनीष जी कि आपको लेना चाहिए कि नहीं। अभी तो मैंने लिस्टिंग तो होने दीजिए। सब्सक्रिप्शन के आंकड़े तो बहुत स्ट्रॉन्ग थे, 309 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हुआ। नंबर्स ठीक है, रेवेन्यू छोटा है, करीब 170 करोड़ रुपए के आसपास के रेवेन्यू है, 300 करोड़ की ऑर्डर बुक है, 170 करोड़ रुपए के आसपास का आईपीओ था, 140 करोड़ रुपए के रेवेन्यूज हैं, 300 करोड़ की ऑर्डर बुक है, अच्छी ऑर्डर बुक है। तो अभी आप वेट करिए, लिस्ट होने दीजिए। मेजरली सबकी सब्सक्राइब की राय, जितने ब्रोकर्स थे उन सबकी तरफ से सब्सक्राइब की राय यहाँ पर आई है। अच्छा, इसके अलावा सजेस्ट फ्यू शेयर्स फॉर लॉन्ग टर्म 5 to 10 ईयर्स। महिपाल साहब, हमेशा मैंने दो ही तरीके के स्टॉक पे तवज्जो दिया है, राय दी है। पहले वो स्टॉक जो लीडर होते हैं, जिसमें एशियन, बर्जर, पीडीलाइट, बाटा, कोलगेट, प्रॉक्टर, फाइजर, एचडीएफसी लाइफ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, आईटीसी कह रहा हूँ, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस, टाटा कॉम, जेके सीमेंट, ये नाम हमेशा मैंने लिए हैं। इनको आप देखिए। दूसरी तरफ वो टॉप 5 कंपनीज जो इंडिया की, उनको देखिए। ये सबसे सेफ होता है। अगर आप बाज़ार के बारे में कुछ भी नहीं जानते, बिल्कुल नए हैं और आप बाज़ार में निवेश करना चाहते हैं और आपको लगता है कि मेरे को लॉस ना हो, तो इन 5 कंपनियों में या इस तरह की कंपनियों में निवेश करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। हर फॉल में करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। क्योंकि जब भी फॉल आएगा और जब भी वापस मार्केट रिबाउंड करेगा, तो ये अपनी पोजीशंस पे जल्दी आएंगे और इनके नंबर्स अच्छे हैं, सपोर्टिव हैं, तो काम हो रहा है, धंधा हो रहा है, तो इनमें लॉस के चांसेस बहुत कम है। ऐसी बहुत सारी कंपनियां जो डोमिनेंट है अपने अपने स्पेस में, उनको पकड़ के रखिए। जिलेट, ब्लू डार्ट, मारुति, हर कारोबार आप याद कर लीजिए, कोई भी कारोबार हो, और उस कारोबार के लीडर को याद करके उसके अंदर पैसा डाल दीजिए। सबसे सरल तरीका है। 2-3 सेक्टर को अवॉइड करिएगा जिसमें हाई डेट हो, उनको अवॉइड करके बाकी आप किसी भी धंधे में चले जाइए जो बहुत मासिवली यूज होता है, उसको आप कभी छोड़ ही नहीं सकते। कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाकर रख लीजिए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आईआरसीटीसी, यदु साहब, एक ही राय दूंगा कि आईआरसीटीसी में अब आप निकल जाएं। लॉन्ग टर्म टारगेट तो ठीक है, लेकिन तेज़ी अगर आपको मिल रही है और प्रॉफिट आपको हो रहा है तो आप लेकर निकल सकते हैं, क्योंकि इक्विटी डाइल्यूशन बहुत बड़ा होने वाला है। इक्विटी डाइल्यूशन कुछ ऐसा होता है कि 100 रुपये की कंपनी है और मान लीजिए वो 10 रुपये पर शेयर कमाती है, यानी कि 10 रुपये की उसकी ईपीएस है, और तो मल्टीपल हो गया 10 का। लेकिन अब उसमें स्प्लिट आ गया है और वो स्प्लिट होके हो गया है 10 और बढ़ गया, यानी 100 से 1000 हो गया। तो 1000 रुपये पे अगर वही ईपीएस को आप एडजस्ट करेंगे तो वो और घट जाएगी। अब वो 10 रुपये की ईपीएस 1000 लोगों में बटेगी तो आपको 10 पैसा ही मिलेगा। तो इसलिए ईपीएस डाइल्यूट हुई, पीई और महंगा हो गया, शेयर के साइज और बढ़ गए, हर शेयर होल्डर को पैसे कम मिलेंगे प्रॉफिट के हिसाब से। तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे ही होगा, ईपीएस बढ़ गई, पीई महंगा हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो बेटर सिंपल भाषा में कि नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर्स बढ़ गए हैं, तो अब नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर बढ़ेंगे तो प्रॉफिट भी ज़्यादा लोगों में बटेगा। तो ये चीज़ एक कंसर्न होती है, एटलीस्ट नियर टर्म में। तो लॉन्गर टर्म में अगर उसका रेवेन्यू बढ़ा तो ऑब्वियसली बात है वो एडजस्ट कर लेगा। लेकिन आईआरसीटीसी के केस में ये एक और बड़ा कैच है कि गवर्नमेंट की कंपनी है, तो ऊपर के लेवल पर कहीं ओएफएस ना आ जाए, कहीं स्टेक सेल ना आ जाए, कहीं गवर्नमेंट कुछ हिस्सा ना बेच दे, तो ये जो हैंगओवर है ये हमेशा रहेगा। ये सारे पीएसयू में होता है। एनबीसीसी इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है। एक समय में एनबीसीसी 800 रुपये होता था, एक साथ स्प्लिट बोनस आया और इक्विटी का साइज बड़ा हो गया। एक समय में 45 करोड़ के शेयर होते थे इनके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स, अब 180 करोड़ शेयर है। तो उस तरह से इक्विटी डाइल्यूट हुई, इसीलिए आज एनबीसीसी का ईपीएस 1 रुपये के आसपास आता है और शेयर इतना महंगा आपको दिखाई पड़ता है। डिस्पाइट शेयर का दाम कम है, लेकिन शेयर की वैल्यूएशन महंगी है और जो डिविडेंड है वो भी कम होता है। भले ही कंपनी का कारोबार अच्छा है, सब बहुत बढ़िया है, लेकिन प्रॉब्लम ये है। तो इसीलिए आईआरसीटीसी बढ़िया तेज़ी दिखा चुका है, प्रॉफिट मिल रहा है तो लेकर निकल जाइए। फ्री के शेयर एटलीस्ट आप छोड़ दीजिए, वो फिर भी सेफ है, लेकिन हमेशा के लिए इसको ये बने मत रहने वाला जो कंसेप्ट है वो एटलीस्ट में इस पार्ट का आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, जुबैदा खातून का सवाल है, पीएनबी 11,000 शेयर 39 रुपये पे और फेडरल बैंक 82 रुपये पे। जुबैदा जी, मैंने पीएनबी के बारे में तो सुना है कि ये तेज़ी पकड़ सकता है, क्योंकि 2-3 चीज़ें मैं पढ़ भी रहा था। पीएनबी गिल्ट 1000 करोड़ की कंपनी है, 75% मार्केट शेयर ये ओन करते हैं, तो 750 करोड़ तो वहीं से आ गए। पीएनबी हाउसिंग में करीब 32-33% स्टेक इनका है एज ए प्रमोटर, और वहाँ पर भी वो 11-12 हज़ार करोड़ की कंपनी है, तो वहाँ से भी 7-8 हज़ार करोड़ मिलते हैं इनको। तो कुल मिला के 8,500-9,000 करोड़ रुपए तो यहीं से बैठता है। पीएनबी खुद की मार्केट कैप 40-50 हज़ार करोड़ रुपए है, तो बाकी नॉन लिस्टेड कंपनियों में भी स्टेक है, तो वो बाजार उसको इवेलुएट करेगा। अभी 2 कारोबार मर्ज हुए हैं, 2 बैंक्स के अंदर आए हैं, तो वो सब चीज़ें भी होनी बाकी है। तो पीएनबी में है स्टीम, आप बने रह सकते हैं,
लेकिन फेडरल के बारे में कहना मुश्किल। लेकिन फेडरल ऐसा नहीं कि बैंक बुरा है, लेकिन इसके बारे में पीएनबी कंपैरिजन में ज़्यादा बेटर सिचुएशन एटलीस्ट पीएनबी की दिख रही है। तो आप उस हिसाब से यहाँ पे बेच रखिए। दोनों में वैसे बने रह सकते हैं, लेकिन नंबर्स 2-3 क्वार्टर के आने वाले हैं, उनको ज़रूर ध्यान रखिएगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। DCW भाटिया साहब, अभी थोड़ी देर पहले इसमें कुछ बज़ आया था, बाज़ार में खबरें, केमिकल के प्राइसेस भाग रहे हैं, ये वो बहुत सारी चीज़ें इस कंपनी से रिलेटेड। पहला, इस कंपनी के मार्जिन कमज़ोर है। दूसरा, इस कंपनी के जो, वैसे तो टाइम्स ग्रुप की कंपनी है, बता दो आपको, बैनेट एंड कोलमन्स के प्रमोटर में एक है। उसके अलावा LIC ने इसमें अपना स्टेक बेचा है पिछले 4 क्वार्टर में। 2% के आसपास स्टेक होता था, वो धीरे धीरे घटा के अब 0 कर दिया, और उसके शायद कोटक ने उस स्टेक खरीद लिया है। उसके अलावा प्रमोटर 46-47% पे इंटैक्ट है। डेट बढ़ी है इनकी, पिछले 3 साल में कंपनी ने अपनी डेट बढ़ी है, और डेट बढ़ी है बिना कैपेसिटी एडिशन के। तो ये कंसर्न था। केमिकल प्राइसेस चल रहे हैं तो ये शायद शेयर चल भी जाए। 2 क्वार्टर के नंबर इनके ठीक ठाक आए भी थे। तो आप बने रहें मीडियम टर्म में। लॉन्ग टर्म के लिए आपको इवेलुएट करना होगा कि केमिकल की बहुत अच्छी कंपनियाँ बाकी है बाजार में, आपको बाद में ये ना फील हो कि ये चल गया वो नहीं चले। तो इस तरह की सिचुएशन ना आए, इसलिए आप इवेलुएट करते रहे नंबर, और उसके हिसाब से आप यहाँ पे कॉल लें। अच्छा, ABB कहाँ गया, एफएल इंडिया 100 शेयर 4,000 रुपये के दाम पे। अभी कुछ ब्रोकरेज जो ग्रुप्स हैं उनमें घूम रहा था कि एफएल इंडिया में कुछ कोई इनको बड़ा वो मिला है, अवार्ड मिला है फॉर बिकमिंग समथिंग वेरी गुड। एफएल इंडिया वैसे कंपनी अच्छी है, ऐसा कुछ नहीं है, बस पेशेंस बहुत ले रही है और स्टॉक स्प्लिट भी आ ही रहा है अब तो ये चीज़ों को तवज्जो देते हुए आप बने रहिए। कंपनी ठीक है, इक्विटी डाइल्यूशन का केस यहाँ पर भी होगा, लेकिन ये रेवेन्यू को एटलीस्ट सपोर्ट कर देंगे। और दूसरा, ये स्टेक गवर्नमेंट नहीं है, तो यहाँ पे ऊपर स्टेक ऑफलोड का चांसेस भी बहुत कम है। तो वैसे आप बने रहें, अच्छे इन्वेस्टर भी कंपनी के अंदर, कंपनी कारोबार भी ठीक है, समय दीजिए, पैसा बन जाएगा। यहाँ पे बस नंबर्स को आप ठीक से देखते रहिएगा, क्वार्टर बाय क्वार्टर या 2 क्वार्टर बाय 2 क्वार्टर या 3 क्वार्टर बाय 3 क्वार्टर कैसी सिचुएशन कंपनी की पोस्ट हो रही है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। और PGHL, प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ की आप बात कर रहे हैं शायद, ये 6-7 हज़ार वाला जो होता था, जो मर्क था बेसिकली। देखिए, ये कंपनी ने रिसेंटली बढ़िया डिविडेंड दिया था, 110 रुपये शेयर डिविडेंड था लास्ट क्वार्टर में, और उससे पहले भी बढ़िया डिविडेंड दे चुकी है। इसको डिविडेंड प्ले के तौर पे तो आप रखिए, मतलब एक कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा बना कर रखिए। सबसे पहली चीज़, बेचने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह के शेयरों में पहली चीज़ तो इक्विटी नहीं है मार्केट में। इक्विटी नहीं है मार्केट में मतलब ये होता है कि टोटल अब नंबर ही शेयर इतने कम होते हैं कि इन्हें बेचने वाले लोग बहुत कम हैं। तो ये कुछ तो फंड रखते हैं, मल्टीनेशनल प्रमोटर है, वो तो बेचेंगे नहीं। फंड्स रखते हैं अपने पास, फंड्स भी जल्दी बेचते नहीं, उनको डिविडेंड मिल रहा है, और साथ साथ रिटेलर्स को ज़्यादा ध्यान देते नहीं हैं, तो उनके पास ये शेयर होते नहीं। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम इनके पास शेयर बहुत लिमिटेड होते हैं मार्केट में। वो शेयर के साथ चांसेस ये हैं कि वो बहुत जल्दी टूटते नहीं हैं, क्योंकि शेयर ही नहीं है तो बिकेंगे कैसे। और T2T और कोई क्या उसमें F&O में भी नहीं है जो इसमें कोई शॉर्ट कर सकता है, तो शेयर शॉर्ट तो होंगे नहीं। तो इन शेयरों को आप कोर पोर्टफोलियो में रखिए, बढ़िया डिविडेंड खाइए, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अपने साथ एक्यूमुलेट कर लीजिए, थोड़े थोड़े करके रख लीजिए, और कोर पोर्टफोलियो में बना के रखिए। सालों में इतना डिविडेंड मिल जाएगा कि पोजीशन फ्री हो जाएगी। इस तरह से इन शेयरों को आप प्ले कर सकते हैं। अच्छा, वाई बायोकॉन इज अंडर परफॉर्मिंग ओवर लास्ट 1.5 ईयर। ये बात सही है मनीष जी, मतलब ये क्रूशल सवाल था। बायोकॉन ईयर लो के आसपास था कुछ समय पहले, थोड़ा पुल बैक वहाँ से आया, लेकिन उसके बाद भी इसमें कुछ चला नहीं। कुछ FDA की जांच भी चल रही है इनके ऊपर, तो वो जो 2-3 बार अलर्ट भी आ चुके हैं, तो वो एक इशू है। दूसरा, फार्मा आउट ऑफ फ्लेवर भी है। एक बड़ी चीज़ ये है कि बड़ी सारी कंपनियाँ, डिविस टूटा, रेड्डी टूटा, अपोलो टूटा, लुपिन टूटा, औरो टूटा, और अब बायोकॉन भी है। तो ऐसा नहीं है कि खाली यही अंडर परफॉर्म कर रहा है, सेक्टर भी अंडर परफॉर्म कर रहा है, प्लस बायोकॉन ज़्यादा अंडर परफॉर्म कर रहा है। कंपनी अच्छी है, लोज में अंडर परफॉर्मेंस में ऐड करना इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल, और आप धीरे धीरे लोज पे ऐड करें, जब घूमेगा तो रिटर्न देगा। सिंजन इन्हीं की सब्सिडरी है, बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर दे रही है, तो अगर कहीं उसके नंबर्स के बाद कौन से नंबर अच्छे होंगे, बायोकॉन बायोलॉजिक्स के भी IPO की बातचीत है, वो सब भी आएंगे, तो लॉन्ग टर्म होराइजन से तो ठीक है कंपनी। शॉर्ट टर्म में हाँ ज़रूर प्रेशर थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा है फार्मा में, लेकिन खाली बायोकॉन नहीं, इससे भी अच्छे नाम अच्छे दाम पर है, तो उनको भी आप ध्यान में रखिएगा। अच्छा, आरती इंडस्ट्रीज़, शिवम जी, आरती इंडस्ट्रीज़ के ऊपर कल बात हो रही थी मानस से, और उन्होंने इसमें तेज़ी की बात बोली है। 1085-90 का शायद टारगेट दिया था, मैं याद नहीं आ रहा, लेकिन उन्होंने तेज़ी बोली थी इसमें। और उनको वैसे भी स्पेशलिटी है केमिकल के अंदर, बढ़िया कंपनी है। और कभी पढ़िएगा कि ये देश की पहली कंपनी से बायोफ्यूल इंजन बनाया था कई साल पहले, जब गुजरात में लिकर बैन नहीं था, तब इन्होंने बनाया था। तब ये अल्कोहल का काम करते थे, और लिकर बैन की वजह से इनको अपने अल्कोहल प्लांट वहाँ से शिफ्ट करना पड़ा।
एनीवेज तो ये कंपनी अच्छी है, फंडामेंटली भी आप बने रह सकते हैं और साथ साथ टेक्निकली भी कल मानस में तेज़ी की राय दे तो वो भी आपके लिए अच्छी राय है। आगे बढ़ते हैं और MRF 79K सभी सब MRF कंपनी वैसे तो अच्छी है, मार्केट शेयर में सबसे बड़े मार्केट शेयर को भी ओन करते हैं, मार्केट कैप के लिहाज से भी बड़ी है और मार्केट शेयर भी इनका बड़ा है। तो वो पार्ट तो फंडामेंटल पे है, बढ़िया कंपनी टायर में भी है, लेटेक्स में भी है और टॉयज़ में भी है। फन स्कूल जो टॉयज़ आते हैं वो इन्हीं के ही हैं। तो ये 3-4 कारोबार में तो अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब प्रॉब्लम है नंबर ऑफ़ शेयर बहुत कम है, प्रमोटर के पास है 45 लाख शेयर है टोटल और उसमें से प्रमोटर 72% लेके बैठे हुए हैं, तो वो तो ऐसे ही कम है, वो भी कोई रिस्क नहीं है। तीसरा सबसे बड़ा फ्लॉ डिविडेंड नहीं आता तो बहुत ही कम आता है। इस तरह के दाम पर, हैवी दाम पर आप 2 रुपये 4 रुपये 5 रुपये डिविडेंड पाएंगे तो कुछ बड़ी बात नहीं है, तो वो तो एक फ्लॉ है। लेकिन अदरवाइज़ कंपनी ठीक है। अगर आप इतने बड़े स्पेस में नहीं जाना चाहते हैं, टायर में अच्छे अच्छे नाम हैं, सीएट है, गुडियर है, बालकृष्ण है, इनको भी आप देख सकते हैं, वैल्यू भी अच्छी है, कारोबार भी अच्छा है, तो आप उनको भी तवज्जो दे सकते हैं। लेकिन MRF में बने रहिए कि इस दाम से अब आप क्या नीचे के दाम देखेंगे। लेकिन नया निवेश अगर आप स्पेस में करना चाहते हैं तो ये 3 नाम ज़्यादा बेटर दिखाई पड़ रहे हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, आखिरी सवाल लेते हैं, अतुल वर्सेस SRF। ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि दोनों ही बहुत अच्छी कंपनियां हैं। अतुल कंपनी भी अच्छी है और SRF भी अच्छी है। SRF में बोनस आने वाला, इक्विटी बढ़ेगी, शायद इनके कुछ नंबर ऑफ़ शेयर्स बढ़े, मतलब बोनस के बाद जो इक्विटी फ्लोट है वो थोड़ा बढ़ेगा, इसलिए अभी के लिए अतुल ज़्यादा बेटर है। SRF भी अच्छी कंपनी, मैं नहीं कह रहा वो ख़राब है, दोनों कंपनियां अच्छी हैं, लेकिन दोनों के सिनेरियो में अभी ज़्यादा बेटर अतुल आपको दिखेगी क्योंकि उसमें फ्लोट कम है। एक और बड़ी चीज़ कि अतुल में क्योंकि फ्लोट कम है तो इसीलिए जो लिक्विडिटी है वो बहुत कम होती है, तो बहुत संभल कर ट्रेड करिएगा कि आपको शेयर बेचने गए और बिके नहीं, इस तरह के सिनेरियो उठ सकते हैं, तो उनको आप ध्यान रखिएगा। लेकिन कंपनियां दोनों अच्छी हैं, आप कोई भी उठा सकते हैं, वो भी कोई रिस्क नहीं है, और नीचे मिल जाए तो ऑब्वियसली बात है फिर तो अच्छा ही दोनों के लिए। चलिए, फिलहाल अब इतने सवालों को मैं शामिल करूंगा। माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे आज हम बातचीत नहीं कर पाए, बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने हमसे सवाल पूछे और कार्यक्रम का हिस्सा बने। कल आपसे मुलाकात होगी नए महीने में, अक्टूबर महीने में, और आखिरी कारोबारी सत्र में हफ्ते के। ध्यान से संभल कर आप ट्रेड करिएगा, स्टॉप लॉसेस लगाकर।